हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक का रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उससे आगे कंप्लीट करेंगे। एनर्जी इंटरेक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड ये जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी है, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जा रहे हो तो उससे पहले रिवीजन के लिए भी है। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। जो भी मैं आप लोग को जो भी स्क्रीन पे दिखाता हूँ वो पीडीएफ फॉर्मेट में मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो आपको अगर पीडीएफ फॉर्मेट उसका चाहिए हो प्रॉपर, तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन होके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी इंटरेक्शन। तो एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब है, हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ से बना है। थर्मो मतलब होता है टोटल एनर्जी। जो भी एनर्जी सिस्टम के अंदर हो सकता है, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो किसी भी सिस्टम का, चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, चाहे टोटल एनर्जी हो, चाहे उसके पास हीट हो, चाहे उसके पास वर्क हो, चाहे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो, सारा फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं थर्मो। एंड डायनामिक्स मतलब होता है कि इसका मूवमेंट किसी पर्टिकुलर ग्रेडियंट के आधार पे, जैसे कि हम लोग बोलें कि करंट का फ्लो कैसे होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट देने पे। उसी तरीका अगर हम बोलें कि जो हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण जो फ्री कन्वेक्शन होता है वो होता है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रेडियंट के मतलब काउज को भी कंसीडर करके हम लोग फ्लो को पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनर्जी मतलब अभी हम लोग थर्मो में मेन हमारा पर्पस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हीट टू वर्क का कन्वर्जन होता है। इंटरनल एनर्जी में बहुत सारा एनर्जी आता है। इंटरनल एनर्जी में यू में बहुत सारा एनर्जी आता है, जैसे सेंसेबल एनर्जी, जैसे लेटेंट एनर्जी, जैसे और भी कुछ। तो उसमें से जो सेंसेबल एनर्जी प्लस लेटेंट एनर्जी जो होता है, ये पर्टिकुलर हीट का एनर्जी होता है, ये हीट एनर्जी होता है। सेंसेबल एनर्जी कहने का मतलब मोमेंट ऑफ पार्टिकल का जो मोमेंट होता है उसको हम लोग सेंसेबल एनर्जी बोलते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स का जो मोमेंट होता है उसको हम लोग सेंसेबल एनर्जी बोलते हैं। एंड लेटेंट एनर्जी जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल के बीच में, उसको हम लोग लेटेंट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी इंटरेक्शन में हम लोग मेन जो फोकस हमारा रहेगा वो थर्मोडायनेमिक्स में हमारा मेन फोकस जो होता है वो हाउ इफ़िशियंटली हम लोग कितना इफ़िशियंसी के साथ, कितना आइडियलाइजेशन के साथ हम लोग हीट टू वर्क में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो एनर्जी इंटरेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इंटरेक्शन में सबसे फर्स्ट वर्क है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्क इज सेट टू बी डन बाय द सिस्टम if the sole effect on the things external to the system can be reduced in rising the weight may not actually be rise. Sign convention, work done by the system positive, work done on the system negative। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका डेफिनेशन समझने का बात यह है कि अगर हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ये अगर सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कुछ वैसा प्रक्रिया हो रहा है, कुछ वैसा प्रोसेस हो रहा है जिस प्रोसेस के आधार पे अगर हम जो हमारा सिस्टम से बाहर है, कोई भी सिस्टम से बाहर हमारे पास कोई वेट है, इस वेट को हम लोग इसके मदद से उठा पाएँ, शाफ्ट घुमा के चाहे कुछ भी करके इस वेट को राइज कर पाएँ, तब हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक वर्क हुआ है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का मतलब होता है सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है हमको पता नहीं है, बाहर में सिस्टम के बाहर कोई वेट जो है राइज होना चाहिए, मतलब इतना कैपेसिटी होना चाहिए सिस्टम में कि सिस्टम के बाहर जो भी अमाउंट ऑफ मास होगा हमारे पास, जो भी वेट होगा उसको उठाने का कैपेबिलिटी हो, उसको राइज करने का कैपेबिलिटी हो। और एक्चुअली में राइज हो चाहे ना हो, लेकिन कैपेसिटी होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क, थर्मोडायनेमिक वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेंबर वाला पॉइंट एक यहाँ पे है,
यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वर्क इज़ पाथ फंक्शन दैट इज़ इनएग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। वर्क जो है एक पाथ फंक्शन है जो कि पाथ हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, जैसा पाथ रहेगा वैसा वर्क होगा। इसीलिए हम लोग वर्क को फ्लो ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। वर्क को हम लोग बाउंड्री एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि वर्क और हीट हम लोग को तभी दिखता है, वो वर्क और हीट तभी सिग्निफिकेंस में आता है, तभी वो पिक्चर में आता है जब वो फ्लोइंग फॉर्म में होता है। वर्क और हीट को हम लोग एक पॉइंट पे स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जबकि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सब को हम लोग, केमिकल एनर्जी, ये सब को हम लोग एक पॉइंट पे स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डायग्राम दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे PV डायग्राम एक प्रॉपर्टी डायग्राम है। प्रॉपर्टी डायग्राम में एक कुछ प्रोसेस है जो 1 से 2 तक हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम लोग वॉल्यूम एक्सिस पे प्लॉट किए हैं, और उसके बीच में जो भी एरिया बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क और नॉन फ्लो वर्क, ठीक है। और ये जो वर्क निकालते हैं हम लोग, इस वर्क के लिए कुछ अजम्पशंस होता है, जैसे क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, तभी हम लोग इस वर्क को लिख पाएंगे PdV, और यहाँ 1 से 2 तक, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन है W = PdV, इसको लगाने का, ये हम लोग सभी जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि सिस्टम मस्ट बी क्लोज सिस्टम। ये वर्क जो होता है PdV वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क, इसी का नाम नॉन फ्लो वर्क है, ये क्लोज सिस्टम के लिए ही है। प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल होना चाहिए, अदरवाइज़ हम लोग के पास प्रोसेस ही नहीं आ पाएगा। तो हम लोग प्रोसेस के हिसाब से वर्क कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट है वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। याद रखिए कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क तभी हम लोग बोलेंगे जब बाउंड्री के बाहर, सिस्टम का जो बाउंड्री होता है उसके बाहर एक कोई इफेक्ट दिखाए, और ये वो इफेक्ट जो है वेट के राइज करने में सक्षम होना चाहिए, काबिल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ प्रोसेस बिकम इरिवर्सिबल देन इरिवर्सिबिलिटी मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। अब क्या होता है, हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इरिवर्सिबिलिटी आने का क्या कारण है, मतलब प्रोसेस क्यों ये इरिवर्सिबल हो जा रहा है? उसका एक कारण, 2 कारण यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वासी इक्विलिब्रियम विथ फ्रिक्शन। मतलब अगर हमारे पास क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है और वो फ्रिक्शन के साथ है, तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। याद रखिएगा, इरिवर्सिबिलिटी का मेन काउज फ्रिक्शन ही है। नेक्स्ट है नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। जो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है वो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और कोई एक प्रोसेस जो क्वासी इक्विलिब्रियम में है, चाहे इसी को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे, और विथ फ्रिक्शन है, तो उसको भी हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और एक बात और कि इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगा हमारे पास और क्लोज सिस्टम होगा, तो वहाँ पे भी हम लोग ये वर्क डन का फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो हम लोग ऐसे लिखते हैं PdV, और इसमें ये P जो होता है वो इंटरनल प्रेशर होता है, सिस्टम के अंदर का प्रेशर होता है, जबकि जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें सिस्टम के अंदर का प्रेशर और सिस्टम के बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर, वो दोनों अलग अलग होता है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों अलग अलग नहीं होता है, एक होता है। इसीलिए हम लोग वहाँ पे कोई भी P लेते हैं, काम चल जाता है। लेकिन जब हम लोग इरिवर्सिबल वर्क निकालेंगे क्लोज सिस्टम के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को P एक्सटर्नल लेना पड़ेगा, इंटू DV करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट, अब क्या है रिप्रेजेंटेशन। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास टोटल 5 प्रोसेस होता है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड पॉलीट्रॉपिक। तो ये पांचों प्रोसेस को हम लोग कैसे एक सिंगल इक्वेशन से कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये इक्वेशन है हमारे पास, PV के पावर K = कांस्टेंट। ये एक सिंगल इक्वेशन से हम सभी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन से हम लोग डिफरेंट K का वैल्यू रख के अलग अलग प्रोसेस हम लोग लगा सकते हैं। जैसे अगर हम K का वैल्यू 0 रख दें तो हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस आ जाएगा, इसी का नाम है आइसोपिस्टिक प्रोसेस। अगर
के इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखते तो हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस आ जाएगा, इसी का नाम है आइसोमेट्रिक प्रोसेस। नेक्स्ट, अगर हम के का वैल्यू 1 रख दे तो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड नेक्स्ट, अगर हम के जगह गामा रख दें तो एडियाबेटिक प्रोसेस, के जगह अगर हम एन रख दें तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, और इस सब का ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई पीवी डायग्राम है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा एक पीवी डायग्राम, तो इस पीवी डायग्राम में याद रखिएगा के का वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट के बीच में वेरी करता है, और ये एक्सपेंशन के लिए है, कंप्रेशन के लिए ठीक ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये के इज इक्वल्स टू 0 किस प्रोसेस के लिए है? कांस्टेंट प्रेशर के लिए। के इज इक्वल्स टू 1 किसके लिए है? आइसोथर्मल के लिए। के इज इक्वल्स टू एन किसके लिए है? पॉलीट्रॉपिक के लिए। के इज इक्वल्स टू गामा किसके लिए है? एडियाबेटिक के लिए। के इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट किसके लिए है? तो ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक के लिए है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, एन गामा को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स, एन को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, और जनरली जो होता है वो एन का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में वेरी करता है, लेकिन जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू 1 से लेके गामा के बीच में ही हम लोग जनरली लेते हैं। ठीक है, जनरली 99 मतलब ऐसे बोल सकते हैं 90% ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, जो भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसमें एन का वैल्यू 1 से लेके और गामा के बीच में ही वेरी करेगा। क्लियर, और गामा जो होता है डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि अगर हमारे पास पॉलीएटॉमिक गैस है, मतलब मोनोएटॉमिक गैस है, सॉरी पॉलीएटॉमिक नहीं मोनोएटॉमिक, अगर हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए गामा का वैल्यू जो होता है 1.67 होता है। अगर हमारे पास डाईएटॉमिक गैस है तो उसके लिए 1.41 होता है। अगर हमारे पास ट्राईएटॉमिक गैस है तो उसके लिए 1.37 ये होता है, ये सब वैल्यू होता है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, और जो गामा होता है उसको हम लोग वो एटॉमिसिटी पे निर्भर करता है, हम लोग एटॉमिसिटी की मदद से गामा का वैल्यू फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एटॉमिसिटी से। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये सारा चीज़ मैं स्क्रीन पे लिखा नहीं हूँ, बोल दिया हूँ, तो जस्ट एक गो थ्रू हो जाए इसीलिए बोल दिया हूँ। नेक्स्ट हमारे पास कि हमारे पास क्लोज सिस्टम में अगर अलग अलग प्रकार के प्रोसेस हो तो उसमें वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे, W1 से 2 हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस हो, दिख रहा होगा, अगर हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस हो तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए PV2 माइनस V1, और हम लोग को एक चीज़ और पता है, PV इज इक्वल्स टू MRT। तो यहाँ से हम लोग M इंटू आर T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, M इंटू आर T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। अब M इंटू आर T2 माइनस T1 कहाँ से लिख सकते हैं? P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखें P2 V2 माइनस P1 V1, तो P2 V2 की जगह हम लोग MR T2 लिख सकते हैं और MR T1 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? तो उस हिसाब से वहाँ पे वो रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा तो dV 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा तो dV 0, अगर dV 0 तो वर्क 0। नेक्स्ट, हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर आइसोथर्मल अगर प्रोसेस हो जाए तो हमारे पास वर्क जो होता है वो P1 V1 ln P1 बाई P2 और MRT1 ln P1 बाई P2 और MRT1 ln V2 बाई V1। तो यहाँ से P1 V1 की जगह MRT1 MRT2 कुछ भी लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हूँ। और यहाँ पे MRT1 नहीं लिख के सिर्फ T लिखा है, क्यों? क्योंकि प्रोसेस जो थ्रू आउट द प्रोसेस 1 से और 2 के बीच में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू T है, इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एडियाबेटिक हमारे पास है, एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है तो वहाँ पे वर्क जो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और P1 V1 की जगह MRT1 माइनस MRT2 रख के वहाँ से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो कुछ भी नहीं करना है, एडियाबेटिक के बराबर ही होगा, सिर्फ गामा की जगह N आ जाएगा। और अगर ये तो क्लोज सिस्टम के लिए है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर
ओपन सिस्टम के लिए हम देखें तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें गामा से मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स्ट्रा गामा से, और इसमें एक्स्ट्रा एन से मल्टीप्लाई कर देना है। यही हमारा ओपन सिस्टम के लिए भी पॉलीट्रॉपिक एंड एडियाबेटिक के लिए वर्क बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब कुछ रिमेंबरेबल चीज़ है, उसको हम लोग ध्यान देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या रिमेंबरेबल चीज़ है। तो हमारे पास एक पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम में ये है प्रोसेस, मेन प्रोसेस हमारा यहाँ से यहाँ तक ये है। और याद रखिएगा जनरली हम लोग प्रोसेस जो डॉट डॉट से दिखाते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो भी प्रोसेस हम लोग डॉट डॉट से दिखाते हैं वो इरिवर्सिबल होता है, और जो भी प्रोसेस हम लोग एक पूरा लाइन से दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से, वो रिवर्सेबल होता है। क्लियर? तो अगर रिवर्सेबल क्लोज सिस्टम प्रोसेस है तो हम लोग W पी डी भी लगा सकते हैं, जहाँ पे पी इंटरनल पी एक्सटर्नल सब बराबर होता है, इसीलिए पी इंटरनल बराबर पी एक्सटर्नल हम लोग पी लिख लेते हैं। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसा कि ये बी में दिख रहा है आप लोग, तो यहाँ पे हम लोग पी एक्सटर्नल लेंगे, इंटू डी भी करेंगे, क्योंकि पी इंटरनल पी एक्सटर्नल यहाँ पे बराबर नहीं होता है, हम लोग पी एक्सटर्नल लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर ओपन सिस्टम वर्क है तो याद रखिएगा हम लोग ओपन सिस्टम वर्क जो लेते हैं वो VDP माइनस और VDP लेते हैं। ओपन सिस्टम वर्क में हम लोग माइनस और VDP लेते हैं। और याद रखिएगा अगर हमारे पास PV डायग्राम है, अगर हमारे पास अगर कोई PV डायग्राम है तो यहाँ पे प्रेशर एक्सिस पे हम लोग एक शेडेड एरिया लेते हैं, वॉल्यूम एक्सिस पे नहीं, प्रेशर एक्सिस पे। ठीक है, नेक्स्ट, एक रिमेंबरेबल पॉइंट है। अच्छा, उससे भी पहले हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम लोग ओपन सिस्टम के लिए वर्क बराबर लिखते हैं माइनस ऑफ VDP, तो यहाँ पे माइनस क्यों लिखते हैं? माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है ना, वॉल्यूम घटता है, और जब हम लोग DP लेते हैं कहीं पे अगर हम DP लिए तो फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे। अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास कोई वैसा प्रोसेस है जिसमें फाइनल प्रेशर जो है वो 2 बार है और इनिशियल प्रेशर 1 बार है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा? माइनस का 1 बार, और ये क्या हुआ है? एक्सपेंशन कंप्रेशन हुआ है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारे पास अगर कोई प्रोसेस है जिसमें फाइनल प्रेशर 2 बार है और इनिशियल प्रेशर 1 बार है, तो हम लोग इसको DP कैसे लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन सपोज़ कीजिए कि हमारे पास कहीं एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, जिसमें इनिशियल प्रेशर 2 बार है और फाइनल प्रेशर 1 बार है। यहाँ पे उल्टा है, हमारे पास एक एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन प्रोसेस में हम लोग को पता है कि एक्सपेंशन प्रोसेस में जनरली वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास जो एक्सपेंशन प्रोसेस है जिसमें इनिशियल प्रेशर हमारे पास 2 बार है एंड फाइनल प्रेशर 1 बार है, तो क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बार माइनस 2 बार आएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 बार प्रेशर आएगा हमारे पास। अब ये 1 बार प्रेशर माइनस का अगर यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो अगर मान के चलिए यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है, निगेटिव नहीं है, पहले से निगेटिव नहीं है, तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा? क्योंकि वॉल्यूम तो एब्सोल्यूट टर्म है, वॉल्यूम तो हमारे पास एब्सोल्यूट टर्म है, ये तो निगेटिव होगा नहीं, तो हमारे पास फाइनली वर्क डन जो है वो माइनस में आ जाएगा, जो कि दिखाएगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं है। इसीलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पहले से पुट करके रखते हैं, जो कि माइनस माइनस प्लस कर देगा, और हमारा अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द क्लोज सिस्टम वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग इट ऑन वॉल्यूम एक्सिस एंड द ओपन सिस्टम वर्क ऑन प्रेशर एक्सिस। जो वही चीज़ है जो मैं बताया हूँ कि अगर हमारे पास ओपन सिस्टम वर्क होगा तो हम लोग वॉल्यूम एक्सिस पे नहीं प्लॉट करेंगे, ग्राफ को हम लोग प्रेशर एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। एंड अगर हमारे पास क्लोज सिस्टम होगा उसको हम लोग प्रेशर एक्सिस पे प्लॉट नहीं करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और याद रखिएगा कि हमारे पास ओपन सिस्टम वर्क का एक और नाम है वर्क फ्लो वर्क और स्टेडी फ्लो वर्क। स्टेडी फ्लो वर्क हम लोग तब कंसिडर करते हैं जब कुछ अजम्पशंस हम लोग लेके चलते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी जो है टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग स्टेडी फ्लो मान लेते हैं। अगला हम लोग स्पेसिफिक हीट रेशियो के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो
हम लोग को पता है Q इज इक्वल्स टू mc/dt होता है, जहाँ पे Q हीट है, M मास है, C मतलब स्पेसिफिक हीट है। अब स्पेसिफिक हीट, और एक बात और कि जो हीट होता है वो हीट का साइन कन्वेंशन क्या है, अगर हमारे पास ये सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर से अगर हीट बाहर रिजेक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग माइनस लेते हैं, और सिस्टम के बाहर से अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं तो उसको हम लोग प्लस लेते हैं, इसको हम लोग प्लस कंसीडर करते हैं। वही साइन कन्वेंशन में यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ। और अगला पॉइंट है कि हीट भी वर्क के तरह पाथ फंक्शन है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है और परफेक्ट इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक हीट रेशियो। स्पेसिफिक हीट रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं गामा, और इसको हम लोग एडियाबेटिक क्या बोलते हैं कि जैसे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है उस तरीक़े से एडियाबेटिक इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, और स्पेसिफिक हीट रेशियो भी बोलते हैं इसको। यह CP/CV का रेशियो होता है। CP मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके लिए हम लोग को कितना टेम्परेचर और 1 यूनिट डिग्री होना चाहिए और यूनिट उसका मास भी होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई यूनिट मास का सब्सटेंस है तो उसको यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट उसमें देना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अगर वो प्रोसेस हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो उसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, CP जो होता है वो लेस देन CV होता है ऑलवेज। CP जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन CP होता है, CV होता है। CP हमेशा बड़ा होगा CV से, ठीक है। और एयर के लिए जनरली एयर के लिए ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें गामा का वैल्यू 1.41 होता है, CP का वैल्यू 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, CV का वैल्यू 0.718 पर kg केल्विन पर किलो जूल किलो जूल पर kg केल्विन। नेक्स्ट है R इज इक्वल्स टू, R को कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं। R इज इक्वल्स टू 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन। और एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखने वाला बात है, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, और गामा इज इक्वल्स टू CP/CV होता है। और ये दोनों इक्वेशन से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मतलब ये दोनों इक्वेशन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग को बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जिस तरीक़ा से हम लोग PV डायग्राम के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस को प्लॉट किए थे, तो अगर मैं एक बार फिर से प्लॉट कर दूं प्रेशर सभी प्रोसेस को, तो कुछ हमारे पास ऐसा PV डायग्राम था। इस PV डायग्राम पे अगर मैं सभी प्रोसेस को फिर से अगर प्लॉट करूं तो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है, ठीक है। ये हमारा होता है ये और ये प्रोसेस हमारा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका स्लोप जो होता है -P/V होता है। ये हमारा जो प्रोसेस होता है बीच वाला, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, और इसका जो स्लोप होता है ये होता है -गामा P/V। और ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और इसके लिए जो स्लोप होता है वो होता है सबसे नीचे वाला जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, बीच वाला जो है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। बीच वाला जो है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्लोप जो होता है -NP/V होता है। और जो सबसे नीचे वाला है, सबसे स्टीपर ग्राफ जो है
वो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, और इस एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो गामा जो क्या बोलते हैं स्लोप होता है वो होता है माइनस ऑफ गामा पी बाई वी। ठीक है, तो ये तो रहा प्रेशर के ऊपर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। अब हम लोग टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के ऊपर देखते हैं। तो टीएस डायग्राम में हमारे पास वही 5 प्रोसेसेस हैं, जिसमें फर्स्ट ये प्रोसेस है n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, इसको कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं इसका एक और नाम है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, और ये जो है हमारे पास इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, और एक बात और कि यहाँ पे हम लोग को कैसे पता चला, इसका ग्राफ, इसका स्लोप भी हम लोग जान जाते हैं, स्लोप किसका क्या होता है। तो इसका और इसका स्लोप आपको पता है, इसका स्लोप 0, इसका स्लोप 90 डिग्री इनफाइनाइट। इसका स्लोप मुझे भी पता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगा अभी। लेकिन ये और ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसका जो स्लोप होता है वो कुछ ऐसे होता है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए स्लोप जो होता है वो होता है CP, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो प्रोसेस प्रेशर स्लोप होता है वो होता है T/CV। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो चलते हैं समझते हैं इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए देखेंगे। तो हमारे पास कोई क्लोज सिस्टम है तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ Q इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ W। मतलब जितना भी हीट ट्रांसफ़र हुआ है वर्क के अंदर वो W के बराबर होगा, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। जैसे हीट हमारे पास एक एनर्जी है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम साइकिल के लिए क्लोज सिस्टम है वो साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस बोल रहे हैं साइकिल के लिए। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्लोज सिस्टम अगर साइकिल में है, क्लोज सिस्टम अगर साइकिल में है तो उसके लिए हम लोग डेल Q इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Q इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ W लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल W। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। नेक्स्ट, अगर ये तो आ गया साइकिल के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस का हम लोग बात करें तो कैसे लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे डेल Q इज इक्वल्स टू DE प्लस डेल W। और एक बात और याद रखिएगा, DE ये है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, लेकिन DU जो है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसको अगर हम लोग नेगलेक्ट कर दें तो जो टर्म हमारे पास बचता है उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, हमारे पास जो सेंसेबल एनर्जी होता है, जो लेटेंट एनर्जी होता है, जो वाइब्रेशन एनर्जी होता है, जो भी केमिकल एनर्जी होता है सिस्टम के अंदर, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, जो भी एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर लेवल पे, उस सारा को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। और उस एनर्जी में अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे काइनेटिक एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर दें तो हम लोग को जो टर्म बचता है वो टर्म को हम लोग एक नाम देते हैं, उसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है जिसको याद करना है हम लोग को। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके लिए एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगला है एनर्जी इज ए पॉइंट फंक्शन। एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन है, मतलब कि एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है। और उसके बाद एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वाइल स्पेसिफिक एनर्जी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद होगा बोले थे कि हमारे पास प्रॉपर्टी दो टाइप का, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अगर हम मास से डिवाइड कर दें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। ठीक है, अगला
इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। ये चीज़ मैं प्रूफ कर चुका हूँ। मैं लास्ट मेरे प्लेलिस्ट में एक क्या बोलते हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो मेरा चैनल है उस पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका नाम है थर्मोडाइनमिक रिलेशनशिप्स। उसमें मैं सारा टर्म को प्रूफ किया हूँ। नेक्स्ट, अगला, अब हम लोग हीट ट्रांसफ़र क्लोज सिस्टम के लिए देखेंगे। वर्क ट्रांसफ़र तो देख लिए, अब हम लोग हीट ट्रांसफ़र देखेंगे क्लोज सिस्टम्स के लिए। हीट ट्रांसफ़र देखेंगे, क्लियर। तो हीट ट्रांसफ़र में सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अगर हीट प्रोसेस है तो प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफ़र देखना है। तो कैसे देखेंगे, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ऐसे देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये कौन सा प्रोसेस है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ये ज़ीरो होता है, डब्ल्यू तो ज़ीरो होता है, मतलब जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो कहाँ चल जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और T1 से T2 CVDT ये फार्मूला होता है, CVDT T1 to T2 ये फार्मूला होता है हमारा इंटरनल एनर्जी का। अगर कोई सिस्टम है जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कर रहा है और वो क्लोज सिस्टम है, तो वहाँ पे हम लोग डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू लिख सकते हैं, और उसका फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं CVDT। ये पर यूनिट मास का बात हो रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और वो हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला अवेलेबल है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है CPDT, और ये DH के बराबर होता है। एक हमारे पास टर्म होता है इंटरनल एनर्जी, जो कि हम लोग स्पेसिफिकली फर्स्ट लॉ में यूज़ करते हैं, फर्स्ट लॉ के क्लोज सिस्टम में यूज़ करते हैं। और एक टर्म होता है जो हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी। वो इंथैल्पी हम लोग जनरली ओपन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनरली बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ओपन सिस्टम के लिए ही सिर्फ यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली ओपन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हुआ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफ़र जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका एंथैल्पी चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसके लिए क्या कहानी है। अगर हमारे पास कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम हीट सप्लाइड करें तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी बराबर अभी हम लोग देखे हैं T2 माइनस T1 होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T1 T2 बराबर हो जाएगा, मतलब ज़ीरो, मतलब कि इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी हीट सप्लाई करेंगे हम लोग वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछे ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें टोटल हीट सप्लाइड टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग को ये नहीं बोलना है कि ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं है। टोटल हीट को, टोटल 100% हीट को 100% वर्क में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में, साइकिल में नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे तो जो वर्क का फार्मूला होता है वही हीट का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस ही उसको बोलते हैं जिसमें हीट चेंज सप्लाई या रिजेक्टेड नहीं होता है। एडियाबैटिक वो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का एक क्या बोलते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, और ऊपर से हम लोग सिस्टम को इंसुलेटेड करके रखते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट सिस्टम से बाहर जाता है, ना हीट सिस्टम के अंदर आता है, तो हीट ट्रांसफ़र वहाँ पे ज़ीरो होता है। नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर हम बोलेंगे तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये वर्क है पॉलीट्रॉपिक वर्क, उसमें एक कांस्टेंट के से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका नाम है गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉलीट्रॉपिक वर्क इनटू गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिमेंबर करने वाला चीज़ है, कुछ याद रखने वाला चीज़ें हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है उसको हम लोग रीड आउट करते हैं कि हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग हीट ट्रांसफ़र करेंगे वो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को इंक्रीज़ करने में चला जाएगा। हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर क्या करेगा, इंथैल्पी को
बढ़ाएगा, सिस्टम के इंथैल्पी को बढ़ाने में चला जाएगा। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट ट्रांसफर एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, ज़ीरो होता है, लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो नहीं होगा। अब इंथैल्पी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इंटरनल एनर्जी हम लोग देख लिए, अब हम लोग इंथैल्पी को देखते हैं। इंथैल्पी क्या होता है? तो इंथैल्पी जो होता है वो ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट जूल, इट्स यूनिट जो है जूल है, सॉरी इट्स यूनिट जूल। तो एच इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं जनरली यू प्लस पी वी, और बड़ा एच का मतलब होता है मास से गुना किए हुए हैं, हम लोग मास को कंसीडर कर रहे हैं। और छोटा एच जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उसका मतलब होता है पर यूनिट मास। स्पेसिफिक टर्म को हम लोग छोटे इंडिकेशन से, छोटा वाला ABCD से दिखाते हैं, और जो भी बड़ा वाला ABCD है प्रॉपर्टी में, खास कर प्रॉपर्टी में जो भी बड़ा वाला ABCD है वहाँ पे पर यूनिट मास हम लोग रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यू जो है, यू को आपको यू तो पता होगा आपको, इंटरनल एनर्जी होता है, लेकिन पीवी जो होता है वो फ्लो वर्क होता है। पीवी को हम लोग फ्लो वर्क बोलते हैं। फ्लो वर्क मतलब कि मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड फॉर ए पार्टिकुलर मास टू फ्लो। जैसे कि हम सपोज करें कि हमारे पास एक पाइप है, यहाँ पे इस पाइप के अंदर से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई चीज़ बह रहा है, तो उस चीज़ को बहने के लिए मिनिमम एनर्जी कुछ चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो वर्क। तो वही फ्लो वर्क ये है पीवी, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, एक होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट के बदले हम लोग पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट कोरिलेट करके निकालना चाहते हैं, ताकि हम लोग जो पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफ़र है, पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफ़र है, उसको ऐसे लिख सकते हैं MCDT, MCN पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, और सॉरी पॉलीट्रॉपिक हीट ऐसे हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट इनटू मास इनटू डेल्टी। तो इसको ऐसे लिखने के चक्कर में हम लोग पॉलीट्रॉपिक CN, इसका वैल्यू हम लोग कंपेयर करके निकाले हैं, जिसका वैल्यू होता है गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन इंटू सी भी यहाँ पे आता है, गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन इंटू सी। और जहाँ पे n जो है वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स को दिखा रहा है, और गामा जो है वहाँ पे CP/CB को दिखा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। और पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट जो है ऑलवेज निगेटिव होता है, जो CN है वो ऑलवेज निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों होता है? ऑलवेज निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि n जो है एक से ज़्यादा होगा, और एक से तो ज़्यादा ही होगा, और एक से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमेशा वो टर्म निगेटिव आएगा, इसीलिए वहाँ पे मैं वो लिखा हूँ, ठीक है। और पॉलीट्रॉपिक हीट को MCDT लिखने के चक्कर में हम लोग ये सारा एक एक्स्ट्रा टर्म निकाले हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये क्या चीज़ है? ये एक वैसा चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है, एक वैसा मशीन है जो हाइपोथेटिकल है, जो पॉसिबल नहीं है। क्या है? देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंटिन्यूसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियरिंग सिमिल्टेनियसली विच सच ए फैक्ट क्या लिखा हुआ है, सच ए फिक्टिशियस मशीन इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। मतलब सीधा सीधा ये बोले कि एक वैसा मशीन बनाया जाए जो कि बिना कुछ लिए हम लोग को कंटिन्यूसली वर्क दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन फ्लो प्रोसेस में देखते हैं। अभी तक हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए सारा एनालिसिस किए थे, लेकिन अब हम लोग फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन फ्लो प्रोसेस में देखेंगे, मतलब ओपन सिस्टम में देखेंगे। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है। तो हम लोग इस बार देखते हैं। और फ्लो प्रोसेस को, मतलब ओपन सिस्टम को पढ़ने के लिए एक अजम्पशन होता है जिसका नाम है स्टेडी फ्लो और प्रोसेस या स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसको हम लोग देखेंगे। एक इक्वेशन है फर्स्ट लॉ, ओपन सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ जो हम लोग लिखते हैं वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए ही के आधार पे ही लिखते हैं, उसी को लिखते हैं। तो
क्या है यहाँ पे, इन ए फ्लो ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इन ए फ्लो इफ thermodynamic property do not change with time at a different location the process is steady flow process। मैं पहले भी बताया हूँ स्टेडी फ्लो का क्या मतलब होता है, और हम लोग इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम लोग स्टेडी फ्लो अनस्टेडी फ्लो देखते हैं। तो इन स्टेडी फ्लो देयर इज़ नो एक्यूमुलेशन ऑफ मास। स्टेडी फ्लो में क्या होता है, जितना सिस्टम में मास आ रहा है उतना सिस्टम में मास जाएगा, जितना सिस्टम में एनर्जी आ रहा है उतना सिस्टम में एनर्जी जाएगा। मतलब कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगाते हैं और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक ओपन सिस्टम है जो कि एक रेफरेंस से एक Z1 हाइट पे और Z2 हाइट पे इसका इनलेट और आउटलेट है, और इनलेट पे जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको हम लोग सफिक्स 1 दे के डिनोट कर रहे हैं, और जो 2 पे है उसको जो आउटलेट पे है उसको सफिक्स 2 दे के डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम कैलकुलेशन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, H1 प्लस 1/2 mc1² प्लस mgz प्लस QCV, कंट्रोल वॉल्यूम में जो भी हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको हम लोग QCV लिख रहे हैं, प्लस और इज इक्वल्स टू ये हमारे पास इनलेट के पास एनर्जी सिस्टम में जो आया है वो है, और ये जो है एनर्जी सिस्टम से गया है वो है, ये टोटल चीज़। मतलब एनर्जी आया बराबर एनर्जी गया, इसका क्या मतलब है, नो एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी, मतलब स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो अगर हम पर यूनिट मास के लिए इसको बात करें तो पर यूनिट मास के लिए मास से डिवाइड हो जाएगा, और इक्वेशन जो है रिड्यूस होके H1 बड़ा वाला H छोटा वाला H में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1/2 C1² प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस 1/2 CS2² प्लस GZ2 प्लस W, जहाँ पे HZ CV ये सारा चीज़ का मतलब बताए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद है स्टेडी फ्लो प्रोसेस को हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग को पता है H इज इक्वल्स टू क्या होता है, H इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है U प्लस PV। तो उसके हिसाब से H1 को हम लोग U1 प्लस P1 V1, U2 प्लस P2 V2 ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी को हम लोग रीअरेंज किए हैं, और हमारे पास एक इक्वेशन ये आया है U1 प्लस P1 V1 प्लस एक प्लस यहाँ से ड्रॉप आउट कर लीजिएगा C1²/2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2 प्लस C2²/2 प्लस GZ2 प्लस W। और जब हम लोग P1 V1 को एक तरफ ले जाएंगे उधर, इस P1 V1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 हो जाएगा। और ये एक प्रकार का जो है फ्लो वर्क मतलब कुछ वर्क ही है जो हम लोग सिस्टम पे किए हैं, चाहे सिस्टम हमको करके दिया है, फ्लो वर्क है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब इसको हम उधर दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हम इस वर्क में से ये जो हमारे पास वर्क है इस वर्क में से हम उसको जोड़ देंगे, तो वो हमारा टोटल वर्क बन जाएगा और नेट वर्क बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क या नेट वर्क क्या है हमारे पास, टोटल वर्क या नेट वर्क है डिस्प्लेसमेंट वर्क ऑन द सिस्टम प्लस डिस्प्लेसमेंट वर्क बाय द सिस्टम और प्लस CV, मतलब कि जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क है वो। तो P1 V1 को हम लोग उधर जब लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो अपने आप वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्क ऑन द सिस्टम। और P2 V2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्क बाय द सिस्टम, क्योंकि उसका वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग वर्क को बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं और ऑन द सिस्टम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग W नेट टोटल को कुछ ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस WCV। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग अप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखते हैं। अगर हमारे पास कोई नोजल है, नोजल मतलब आपको समझ में आ रहा होगा नोजल मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, नोजल मतलब कुछ ऐसा कन्वर्जिंग सेक्शन होगा, डाइवर्जिंग सेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग कन्वर्जिंग सेक्शन लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई नोजल है तो नोजल के लिए जब हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे और कुछ अजम्पशन लेंगे
स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते समय कुछ अजम्पशन, ये 4 अजम्पशन अगर लेंगे कि नोजल परफेक्टली इंसुलेटेड है, मतलब कि Q 0 हो जाएगा, नेग्लेक्टिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो सॉरी नेग्लेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास GZ1 GZ2 ख़त्म हो जाएगा। और अगर से हम ये मान लें कि जो ये नोजल है हमारा वो कोई वर्क करके नहीं दे रहा है तो W टोटल भी 0 हो जाएगा। तो और एक और चीज़ मान ले कि जो इनलेट वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा छोटा है आउटलेट वेलोसिटी के मुकाबले। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगा कि C2 इज इक्वल्स टू 2/√2 H1 माइनस H2, और ये जो है फाइनली बराबर होगा /√2 CP T1 माइनस T2 के। अगर हम लोग के पास कोई आइडियल गैस है तो हम लोग H1 को कैसे लिख सकते हैं CpT1 और H2 को कैसे लिख सकते हैं CpT2। तो वहाँ से यहाँ ये आया है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है उसका नाम है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद करने वाला भी है, रिमेंबर करने वाला भी चीज़ है कि ए नोजल इज ए डिवाइस विच इंक्रीज द वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप। ये हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत पावर प्लांट पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट लेके जा रहा हूँ कि नोजल एक वैसा डिवाइस होता है जो प्रेशर एनर्जी को ड्रॉप करता है एंड काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। उसी तरीक़ा से डिफ्यूज़र एक वैसा डिवाइस होता है जो प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज़ करता है एंड काइनेटिक एनर्जी को ड्रॉप करता है, वही बोल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टरबाइन है, सेकेंड है जिसपे हम लोग फर्स्ट लॉ लगाएंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वो है टरबाइन। तो टरबाइन बराबर क्या होता है, टरबाइन में जब हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे मतलब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो वहाँ पे आएगा W इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2। और इसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन 3 कंडीशन ये है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्रेसर के लिए W इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1 आता है। और फिर वहाँ पे भी जो हमारा टरबाइन होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे भी उसी के जैसा ही यहाँ पे हमारे पास बोल सकते हैं कि अजम्पशन आता है, कंडीशन आता है। नेक्स्ट थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस को हम लोग आइसेंथैल्पिक डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट होता है और यहाँ पे भी कुछ ऐसा अजम्पशंस होते हैं जैसे कि नो हीट ट्रांसफ़र, नो वर्क ट्रांसफ़र, कांस्टेंट एंथैल्पी, इरिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखिएगा थ्रॉटलिंग जो भी प्रोसेस होता है वो हाईली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, व्हेन ए फ्लूइड फ्लो थ्रू ए नैरो पैसेज लाइक ए ओरिफिस partially open valve, there is an appreciable drop in pressure at constant enthalpy. That process is known as throttling process. तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस मेनली जब रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उस समय उसको हम लोग थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्री एक्सपेंशन एक प्रोसेस होता है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, एक हमारे पास प्रेशराइज्ड गैस होता है। तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है कि अगर हमारे पास एक चैम्बर है जिस चैम्बर वो चैम्बर में अभी हम आगे चाहे अभी देख ही लेते हैं फिगर, जैसे कि सपोज़ कीजिए हमारे पास ये चैम्बर है, नीचे में बॉटम में आप लोग को एक चैम्बर दिख रहा हो। इस चैम्बर में ये पूरा चैम्बर को हम लोग एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम मान रहे हैं, ये पूरा चैम्बर को हम लोग एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम मान रहे हैं जिसके बीच में एक पार्टीशन लगाए हुए हैं हम लोग। पार्टीशन मतलब भाल्व बोल सकते हैं कि उसको जब ओपन करेंगे तो वहाँ से एक छेद हो जाएगा, मतलब कि एक पैसेज आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा और वो अलाउ करेगा गैस को इधर से उधर जाने के लिए। तो एक तरफ एक पार्टीशन में हमारे पास गैस है, दूसरे पार्टीशन में हमारे पास वैक्यूम है, परफेक्टली वैक्यूम। और जैसे ही हम लोग गैस वो पार्टीशन को, ये जो पार्टीशन है हमारे पास, इस पार्टीशन को जैसे ही हम लोग हटाएंगे यहाँ से तो क्या होगा, गैस का फ्री एक्सपेंशन होगा, गैस का एक्सपेंशन होगा और गैस कोई वर्क नहीं करेगा। तो इसी को हम लोग फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। और ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। तो इसको अभी हम लोग देखते हैं कि पॉइंट में लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। फॉर फ्री एक्सपेंशन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज सेम इफ़ इट इज़ आइडियल गैस। मतलब कि अगर हमारे पास आइडियल गैस है तो T1 इज इक्वल्स टू T2 हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगा, ठीक है, इस फ्री एक्सपेंशन से। और ये फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट 2 होता है। और इस सिस्टम को हम लोग इंसुलेटर सिस्टम माने हैं। यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस है, जंक्शन है, जैसे हीट ट्रांसफ़र 0 है, वर्क 0 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है मतलब कि
T1 इज इक्वल्स टू T2 है, मतलब कि इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रोसेस है वो क्या बोलते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ये स्टेट 1 रहा और ये स्टेट 2 रहा, स्टेट 1 स्टेट 2, और ये रहा टेम्परेचर एक्सिस। तो ध्यान से देखिए, प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर बढ़ता घटता है, लेकिन फाइनली टेम्परेचर 2 हो जाता है। टेम्परेचर 2 और टेम्परेचर 1 बराबर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तो हम लोग स्टेडी स्टेट का केस देखे। अगर अनस्टेडी स्टेट का केस होगा तो क्या होगा कि कुछ मास आ रहा है, कुछ मास जा रहा है, कुछ मास स्टोर हो जा रहा है, ये होगा। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, dm/dt एट कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास इन माइनस मास आउट। सपोज कीजिए हमारे पास एक ये कंट्रोल वॉल्यूम है जिसमें 2 kg मास आ रहा है और 1 kg जा रहा है। एक सेकेंड में 2 kg आ रहा है और 1 सेकेंड में 1 kg जा रहा है। तो कुछ सिस्टम के अंदर में एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, इसी को हम लोग dm/dt कंट्रोल वॉल्यूम बोल रहे हैं। उसी तरीक़ा से एनर्जी भी कुछ ऐसा ही होगा। सपोज कीजिए ये एनर्जी आ रहा है, ये एनर्जी जा रहा है, और कुछ हीट भी इसके अंदर आ रहा है, इससे कुछ वर्क हो रहा है। तो एनर्जी आ रहा है, एनर्जी जा रहा है, तो इसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा उसके बराबर होगा, क्योंकि ये अनस्टेडी स्टेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।